हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे हेनरी लॉ। ठीक है, हेनरी का क्या नियम है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि गैसों की द्रव्यों में विलेयता और उसके फैक्टर के बारे में हम स्टडी किए थे। उस फैक्टर के अंतर्गत हमने ये जाना कि नेचर के बारे में पढ़ा था, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के नेचर के बारे में हम स्टडी किया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में स्टडी किया और इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हमने स्टडी किया था। तो उसमें हम देखे थे इफेक्ट ऑफ प्रेशर में कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैसों की द्रव्यों में विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये गैसों की द्रव्यों में जो घुलनशीलता है, अर्थात जो विलेयता की हम बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी जो बात करते हैं, वह हेनरी के लॉ के अकॉर्डिंग वह संचालित होता है। तो हेनरी का जो पूरा नाम है वो क्या नाम है, विलियम हेनरी। उन्होंने 1820 ईस्वी में गैसों के घुलनशीलता और प्रेशर के बीच एक संबंध स्थापित किया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ कहते हैं। अब हेनरी का लॉ क्या है, आइए इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बोला था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, मतलब स्थिर तापमान पर गैसों की द्रव्यों में जो घुलनशीलता होती है वो उसके आंशिक दाब का क्या होता है, समानुपाती होता है। हेनरी का नियम है कि स्थिर तापमान पर गैसों की द्रव्यों में घुलनशीलता, मतलब क्या, गैसों की द्रव्यों में विलेयता उसके आंशिक दाब का क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, गैसों की जो घुलनशीलता होती है वह द्रव्यों में बढ़ जाती है। तो आइए इस चीज़ को हम बोर्ड पर लिख के समझाते हैं। हेनरी लॉ, स्थिर ताप पर, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर किसी विलयन में, मतलब किसी घोल में गैसों की द्रव्यों में घुलनशीलता, मतलब विलेयता, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी उसके आंशिक दाब, किसके, गैसों के प्रेशर, मतलब आंशिक दाब, उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। हमने लिख दिया साफ साफ, स्थिर तापमान पर किसी विलयन में गैसों की द्रव्यों में घुलनशीलता, या इसको मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, स्थिर तापमान पर किसी विलयन में गैसों की घुलनशीलता, ठीक है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं गैसों की घुलनशीलता, उसके आंशिक दाब का क्या होता है, समानुपाती होता है। उसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, एम समानुपाती पी। यहाँ एम जो है वह गैसों की विलेयता की मात्रा है और पी क्या है, उसके आंशिक दाब है, मतलब गैसों की आंशिक दाब। एम समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ के एच आता है, ठीक है, के एच इंटू पी। यही है हेनरी का लॉ है, किसके आधार पे, गैसों की द्रव्यों में घुलनशीलता के आधार पे, ठीक है ना। यहाँ एम बराबर क्या होगा, गैसों की विलेयता की मात्रा, के एच क्या बोलेंगे, हेनरी स्थिरांक, मतलब हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। और पी जो है यह गैसों के आंशिक दाब है, गैस के आंशिक दाब, ठीक है। चलिए अब हम गैसों की विलेयता को हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें तो उसकी फॉर्मूला क्या होगा, मतलब उसकी कथन क्या होगा। अगर हम गैसों की विलेयता को मोल फ्रैक्शन के टर्म में उसको हम व्यक्त करें तो हम हेनरी के लॉ को कैसे उसको हम लिख सकते हैं, आइए इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। यदि गैसों की घुलनशीलता, उसी को बोलते हैं विलेयता बोलते हैं, गैसों की विलेयता को
मोल फ्रैक्शन के टर्म्स मतलब पद, मोल फ्रैक्शन के पदों में व्यक्त, यदि गैसों की घुलनशीलता को मोल फ्रैक्शन के टर्म में व्यक्त किया जाए तो हेनरी का नियम क्या होगा? तो हेनरीज लॉ होगा, किसी बिलियन में गैसों के आंशिक दाब, किसी बिलियन में गैसों के आंशिक दाब, ठीक है, मतलब पार्शियल प्रेशर, उस बिलियन में गैस के मोल अंश मतलब मोल फ्रैक्शन, गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। हमने क्या किया है कि गैसों की घुलनशीलता को हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में उसको हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ गैसों की घुलनशीलता को मोल फ्रैक्शन के रूप में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो उसका नियम क्या होगा? तो उसका नियम यही है कि किसी बिलियन में गैसों की आंशिक दाब, किसी बिलियन में गैसों के आंशिक दाब उस बिलियन में गैस के मोल अंश के क्या होता है? समानुपाती होता है। कहने मतलब यहाँ ये है कि कोई बिलियन है, ठीक है, कोई बिलियन है, तो बिलियन में हम जितना प्रेशर लगाएंगे तो गैसों की घुलनशीलता क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ गैसों की घुलनशीलता के स्थान पर हमने उसके गैस के मोल फ्रैक्शन को हमने लिया है, ठीक है। यहाँ गैस के मोल फ्रैक्शन को हमने लिया है ना। यहाँ क्या देखिए, स्थिर तापमान पर किसी बिलियन में गैसों की दरों में घुलनशीलता उसके आंशिक दाब का क्या होता है? समानुपाती होता है। तो आंशिक दाब तो वही है, किसी बिलियन में गैसों के आंशिक दाब उस बिलियन में गैस के मोल फ्रैक्शन, हमने गैस का जो मोल फ्रैक्शन जो लिया है वह गैसों की दरों में घुलनशीलता के स्थान पर हमने लिया है, ठीक है। तो गैसों के मोल फ्रैक्शन क्या होता है? समानुपाती होता है। किस पे? स्थिर टेम्परेचर पे। यहाँ थोड़ा ई भी लिख देते हैं, स्थिर ताप पर, तो और बेस्ट रहेगा, ठीक है। मतलब स्थिर तापमान पर किसी बिलियन में गैसों के आंशिक दाब उस बिलियन में गैस के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। इसी को क्या बोलते हैं? हेनरी का नियम कहते हैं। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, किसी बिलियन में गैसों के आंशिक दाब गैस के मोल फ्रैक्शन का क्या होता है? समानुपाती होता है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी बिलियन में या किसी घोल में गैसों के आंशिक दाब उसके मोल फ्रैक्शन का क्या होता है? समानुपाती होता है। मतलब किसके मोल फ्रैक्शन समानुपाती होता है? तो गैस के मोल फ्रैक्शन का क्या होता है? समानुपाती होता है। तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में उसको हम कैसे लिखेंगे? उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखेंगे P समानुपाती X। यहाँ X जो है वह गैस के मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। और वैसे भी हम पढ़ चुके हैं कि मोल फ्रैक्शन को हम X से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। और P क्या है? यहाँ गैस के आंशिक दाब है। तो अगर हम समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? P बराबर KH इंटू X। यही है हेनरी का नियम। अब इसको हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? यहाँ P बराबर तो हम जानते हैं गैसों के आंशिक दाब होता है। यहाँ KH क्या हो गया? हेनरी स्थिरांक हो गया, मतलब हेनरी कांस्टेंट। और X जो है यहाँ वह गैसों के मोल फ्रैक्शन है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस, ठीक है, मतलब गैसों के मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को जाना, हेनरी का लॉ क्या कहता है, ठीक है। अब हम देखेंगे गैस के मोल फ्रैक्शन और गैस के आंशिक दाब के बीच ग्राफ खींचकर, ठीक है। तो जब हम गैसों के मोल फ्रैक्शन और गैस के आंशिक दाब के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो वह एक सरल रेखा प्राप्त होता है जो उसके मूल बिंदु से होकर क्या होती है? गुजरती है। तो इस चीज़ को हम यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं आपको।
गैसों की आंशिक दाब एवं गैसों के मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ खींचने पर, मतलब गैस के आंशिक दाब और गैसों के मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होता है जो मूल बिंदु से होकर गुजरती है। अब देखिए कैसे गुजरती है। देखिए ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम ले लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और ये हो गया इसका प्रेशर P, ठीक है। ये हो गया ओरिजिन, हो गया मतलब मूल बिंदु हो गया। अब देखिए जब हम मोल फ्रैक्शन और मतलब गैस के मोल फ्रैक्शन और गैस के आंशिक दाब के बीच हम ग्राफ खींचेंगे तो वह एक सीधी रेखा प्राप्त होती है और वह मूल बिंदु से होकर क्या होती है, गुजरती है, ठीक है। मतलब ये ऐसे गुजरेगी, ठीक है। याद रखिए इस ग्राफ से आप क्या समझ सकते हैं, इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि जब हम क्या करेंगे, ये किस पे, कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब स्थिर तापमान पर जब हम क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिए प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गैसों की मोल फ्रैक्शन क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। मतलब गैसों की घुलनशीलता जो होगा द्रवों में वो भी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, अगर ओरिजिन से मूल बिंदु से अगर हम क्या करें प्रेशर तक ही बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे ज्यों ही धीरे धीरे प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो वो भी क्या होगा, प्रेशर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, उसके मोल फ्रैक्शन का मान भी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा ना। मतलब यहाँ मोल फ्रैक्शन किसका, गैस का, गैसों का मोल फ्रैक्शन ना, उसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं गैसों की घुलनशीलता किसमें, द्रवों में। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होती है, गैसों की मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उसका भी मान बढ़ता है। मतलब गैसों की द्रवों में घुलनशीलता भी क्या होगी, वहाँ बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन जब ये हम प्रेशर क्या करेंगे, घटाएंगे, प्रेशर जो घटाएंगे तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन का मान भी क्या होगा, धीरे धीरे घटता जाएगा। अगर मान लीजिए हम प्रेशर लगाएंगे, अगर इसका वैल्यू यहाँ आएगा तो कुछ वैल्यू इसका यहाँ होगा, मतलब इसका ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह से क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। और वो एक सीधी रेखा से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि गैसों के आंशिक दाब मतलब गैसों का जो पार्शियल प्रेशर जो होगा और गैस के मोल फ्रैक्शन के बीच अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है और वह मूल बिंदु से होकर क्या होती है, गुजरती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।